दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम लेकर आए हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित एक निबंध, जिसका नाम है किसानों सावधान। ये निबंध दिमागी गुलामी जो उनकी किताब है वो उसमें संकलित है। इस किताब को राहुल जी ने 1937 में लिखा था। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 9 अप्रैल 1893 को राहुल जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में किताबी दुनिया की तरफ से मैं इस निबंध का पाठ करूंगा। उम्मीद है कि जो बातें 1937 में हमारे लिए प्रासंगिक थी वो आज के दौर में कितनी प्रासंगिक हैं, इसको सुन करके आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आइए सुनते हैं। भारतीय किसानों की आर्थिक व्यवस्था कितनी गिरी हुई है इसका पता उन्हें नहीं है। जो लोग उसकी श्रेणी के बाहर के हैं उनको भी इसका ख्याल नहीं हो सकता। हमारे किसानों की गरीबी की तुलना के लिए हमें भारत से बाहर के किसानों की आर्थिक अवस्था जानने की जरूरत है। ऐसी गिरी हुई दशा में पहुंचे हुए किसानों को कांग्रेस ने जागृति, जीवन और आत्मसम्मान का संदेश दिया। वे जागे। वैसे तो भारत के और प्रांतों में भी किसानों में जागृति हुई, लेकिन बिहार के किसानों की जागृति अद्वितीय है। यहाँ में बहुत कुछ संगठित भी हैं। बिहार में बड़ी बड़ी जमींदारियों और स्तंभदारी बंदोबस्त होने के कारण किसानों और जमींदारों का विभाग स्पष्ट था। दोनों श्रेणियां अपने स्वार्थ, सुख दुख और सामाजिक संबंध में एक दूसरे से इतनी भिन्न थी कि कांग्रेस आंदोलन को उस विभाजक सीमा पर पक्की मुहर लगाने के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ा। उसे सिर्फ धूमिल बातों को स्पष्ट करा देना काफी था और वह उसने करा दिया। बिहार के किसानों की शक्ति कितनी प्रबल है इसका ख्याल शायद हमारे नेता जो आज घुल मिलकर बड़े बड़े जमींदारों के साथ चाय पानी करते तथा हाथ मिला रहे हैं उनको भी नहीं, और साधारण किसानों को भी इसका पता नहीं है। हाँ, हमारे किसान कार्यकर्ता इस शक्ति को जानते हैं और पूरी तौर से उस शक्ति का ज्ञान तो साम्यवादियों को ही होना चाहिए और है। किसानों की कठिनाइयां और कष्ट केवल काल्पनिक नहीं है जिनको कि आप लच्छेदार बातों या बहानों से दूर कर सकते हैं या उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। किसान धोखे में नहीं आ सकते, क्योंकि वह जीव हिला देने या स्याही से कागज काला कर देने मात्र से सुखी नहीं किए जा सकते। 1921 से ही उन्होंने कांग्रेस वालों के उपदेश सुने हैं और इसका भी उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया कि कैसे वे अन्न वस्त्र विहीन हो कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। वे कांग्रेस के मंत्रियों की एक भी तसल्ली देने की बात नहीं सुनेंगे। वे तो पूछेंगे, पहले आधा पेट खाना मिलता था, आज हमें पौन पेट खाना दे रहे हो या नहीं। पहले हमें साल भर की धोती से गुजारा करना पड़ता था, आपकी वजह से हमें धोती के साथ एक अंगोछा भी मिलने जा रहा है या नहीं। सारांश ये कि वे आपके काम को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे। सुनते हैं, आप जमींदारों के साथ समझौता करना चाहते हैं। मंत्रियों में जमींदार ही अधिक हैं, इसके बारे में भी लोग कानाफूसी कर रहे हैं। मेरी समझ में मंत्रियों पर स्वार्थी होने का लांछन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन संबंध, दोस्ती और हेल मेल काफी प्रभाव डालते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से तो हमारे यहाँ शादी संबंध और जात पात का संबंध भी इस विषय में बड़ा बुरा असर करता है। जमींदारों को हमें हटा देना है और जितनी जल्दी हो उतनी। उनके साथ हमारे नेता समझौता करना चाहते हैं और वह समझौता निश्चय ही किसानों के नाम से किया जाएगा। किसानों के वोट से ही कांग्रेस ने गवर्नमेंट को अपने हाथ में लिया है। किसान ही मंत्री और मेंबर बनाने वाले हैं, इसलिए वे जो समझौता करेंगे उसे किसानों की ओर से समझा जाएगा और ये समझौता जमींदार लोग अपने अधिकार के चार्टर के तौर पर पेश करेंगे। किसानों के लिए सबसे खतरनाक समय इस वक्त आया है क्योंकि उनकी तरफ से गए प्रतिनिधि कुछ करने का अधिकार रखते हैं और अब जब वे कुछ कर देंगे उनको हटाने के लिए बहुत कठिनाई झेलनी पड़ेगी। उस दिन असेंबली के उद्घाटन के समय 50,000 किसानों की भारी भीड़ को देखकर जमींदारों के कलेजे पर सांप लौट जाना तो स्वाभाविक ही था, लेकिन उससे हमारे नेताओं को भी कम अरुच नहीं हुई। वे कहते हैं, क्या किसानों को हम पर विश्वास नहीं है? क्या हम किसानों के आदमी नहीं हैं? उसके उत्तर में मैं कहूंगा कि जिन लोगों को भीतर की बातें कुछ अधिक मालूम हैं वे तो इसी वक्त से चिंतित और सतर्क हो गए और साधारण जनता को भी ये जानने में देर न लगेगी कि अगर किसान सजग न रहेंगे और अपने अधिकार के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार न होंगे, धोखा खाएंगे।
बड़े बड़े जमींदार खूब अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी श्रेणी के लिए यह जन्म मरण का सवाल है। उनके पास अगर हथियार होते तो वे खुली लड़ाई लड़ते, लेकिन उसके लिए तो गुंजाइश ही नहीं। एक बड़े प्रभावशाली जमींदार नेता ने तो, चाहे इसे बेवकूफी समझिए, एकाध कांग्रेस मंत्रियों को रास्ते से हटा देने की राय भी पेश की थी। सोचिए, कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो बहुत डर भय खाकर जमींदारों की आमदनी पर कर बैठाने जा रहा है, उसे जमींदारों को 30-40 लाख रुपया और देना होगा। हमारे हिसाब से तो उसे 2 करोड़ होना चाहिए। तो क्या इतने रुपयों को जमींदार खुशी से जाने देंगे? और इससे बढ़कर तो खुद जमींदारी प्रथा के ऊपर ही नंगी तलवार लटक रही है। तो क्या इसके लिए वे चुपचाप रहेंगे? वे अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं, साम दाम दंड भेद सभी सोच रहे हैं। जहां रिश्वत देने की जरूरत होगी वहां वे लाखों का तोड़ा खोल देंगे। जहां जात भाई के सवाल से काम चलेगा वहां उसके उपयोग से भी वे बाज नहीं आएंगे। किसानों, सावधान हो जाओ और आंख खोलकर देखते रहो कि तुम्हारे प्रतिनिधि तुम्हारे विरुद्ध कोई काम न कर सके। कांग्रेस पहले अपने प्रतिनिधियों को गवर्नमेंट के लोगों की चाय पार्टी तथा उनसे बहुत हेल मेल मिलाने के विरुद्ध रही। मैं समझता हूं कि वही बात अब कांग्रेस को, जिसकी शक्ति किसानों पर निर्भर है, अपने प्रतिनिधियों को जमींदारों से घनिष्ठता पैदा करने से रोकने के लिए बरतना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बुरा असर होगा। किसानों के इस पहले प्रदर्शन से ही ऊपर के कुछ नेता चिढ़ गए हैं। अभी तो उन्हें इससे बड़े बड़े प्रदर्शनों के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद कल कांग्रेसी मंत्रिमंडल 2-4 बहाने ढूंढकर सलामी सर्टिफिकेट को भी रखने जा रहा है। जमींदारी प्रथा के उठाने तथा जमीन पर कम से कम जोतने वाले ही का हक दिलाने की बात तो दूर रही, अगर कोई इस तरह की कमजोरी मंत्रियों ने दिखाई तो किसान फिर अंधेरे में नहीं रहेंगे। पिछला प्रदर्शन तो यकायक हुआ था, उसके लिए विशेष संगठन या प्रचार किया गया था, लेकिन अगले जाड़ों की बैठक में सारे प्रांत के किसानों का एक संगठित प्रदर्शन पटना में होना चाहिए। इसके लिए किसान कार्यकर्ताओं को पहले से तैयारी करनी चाहिए। बिहार प्रांत के हर एक जिले से नहीं, हर एक थाने से चुने हुए किसानों की टोलियां पैदल चलें और उनके ठहरने आदि का स्थान पहले से निश्चित कर दिया जाए। कहां पर एक जिले की सारी टोलियां इकट्ठी हों, इसे भी पहले से तय कर लिया जाए और फिर सभी किसान कब पटना में एकत्रित होते हैं इसका भी निश्चय कर लिया जाए। टोलियां राह चलते हर जगह किसानों के अधिकार और कर्तव्य का प्रचार करती आवें। साथ ही योग्य नेताओं के अधीन इतने दिनों की यात्रा में उन्हें अनुशासन का पालन करने तथा संगठित होने का भी अच्छा अवसर मिलेगा। 1 लाख किसानों को उस दिन पटना में जमा कर देना कोई मुश्किल न होगा, लेकिन संख्या चाहे जितनी हो, पूर्ण तथा संगठित होनी चाहिए। उनके जुलूस को देखने से ही जिसमें मालूम हो जाए कि वे किस जिले किस थाने से आए हैं, इसका भी प्रबंध होना चाहिए। किसानों की मांगों को स्पष्ट सादे सादे शब्दों में लिखकर हर एक थाने के अधिक से अधिक किसानों के दस्तखत या निशान करवाने चाहिए और ये सारे दस्तखत किए हुए कागज एक संदूक में बंद कर उसे 2 किसान अपने कंधे पर आगे आगे ले सकें। उस बक्स के सामने कपड़े पर मोटे अक्षरों में कितने किसानों के दस्तखत हैं, उनकी संख्या तथा थाना और जिले का नाम रहना चाहिए, जिसमें दर्शक को पूछने की जरूरत ना हो। एक जिले की टोली के इकट्ठा होने पर थाने थाने की टोलियां आगे पीछे चलें और हर एक थाने की टोली के साथ उसके दस्तखतों का बक्स हो। जिले की दस्तखतों की संख्या को जिले के साइन बोर्ड के साथ दिखलाया जाए और उसी तरह किसान यात्रियों की संख्या को भी। ये सब इसलिए होना चाहिए कि लोग समझ जाएं कि पटना में जितने लोग आए हैं वे ही किसानों के अधिकार के लिए नहीं तैयार हैं, बल्कि उनके पीछे बहुत भारी जनसंख्या है और यदि उसे रोका न जाता तो प्रदर्शन कई गुना अधिक बड़ा होता। किसानों और खेतिहर मजदूरों का अधिकार अंत में आकर एक ही समस्या के 2 रूप हैं। इसमें शक नहीं, खेतिहर मजदूरों की अवस्था शोचनीय है और उसका हल होना चाहिए, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम सभी क्रांतियां एक साथ नहीं कर सकते। कोई सभी क्षेत्रों में एक साथ नहीं लड़ सकता। खेतिहर मजदूरों को किसानों से लड़ाने के लिए जमींदार कोई कसर बाकी नहीं लगा रहे हैं और जमींदारों को वोट दिलाने के लिए दौड़ने वालों या कांग्रेस का विरोध करने वाले लोगों के दिल में जिस प्रकार खेतिहर मजदूरों के प्रति दया छलछला आई है, उससे तो किसानों और खेतिहर मजदूरों दोनों को सावधान हो जाना चाहिए। बिहार ने कई बार देश का पथ प्रदर्शन किया है,
इस बार उसके किसान भारत के किसानों को रास्ता दिखाएं। आज किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, जिसमें बिहार के किसानों की भागीदारी बहुत कम है, देश के बाकी हिस्सों से किसान वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन बिहार में 2006 में ही उस कानून को लागू कर दिया गया जिसकी भूमिका दूसरे राज्यों में बनाई जा रही है। किसानों को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर वो सावधान नहीं रहेंगे, इन कानूनों को लेकर अपने सरोकारों के साथ खड़े नहीं होंगे, तो उनकी क्या स्थिति होगी, इसे आने वाला समय बताएगा। हमारा और आपका प्रयास ये रहे कि हम किसानों के साथ खड़े रहें और उनके पक्ष में अपनी बात कहते रहें।